नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष पांडे। एग्ज़ाम हॉल में आपका स्वागत है। 19 जून के हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के एनालिसिस में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने थंबनेल देखा होगा, आपने सोचा होगा कि ये थंबनेल में मैंने क्या लगा के रखा है। तो दोस्तों, इस एनालिसिस की शुरुआत मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी से करना चाहूँगा, जो तमिलनाडु की घटना है। अभी हाल ही में तमिलनाडु में एक भाई साहब हैं, उन्होंने मदुरई एयरपोर्ट के बगल में बहुत सारी ज़मीन है, उस पर अपना क्लेम किया और जो क्लेम डॉक्यूमेंट्स थे उसमें बहुत सारे अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट थे, जिससे उन्होंने कहा कि वो जो ज़मीनें हैं वो उनकी पुरखों की है। और वो 1967 में वो पुरखों ने उस रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के अनुसार उस पर कब्ज़ा लिया और ये ज़मीन तब से उन्हीं की है, जिस पे इल्लीगल ऑक्यूपेशन कर लिया गया है और फॉल्स डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से अब उस पर किसी दूसरे कब्ज़ा है, जिसने उसको बेच के किसी और पार्टी को दे दिया। तो वहाँ जो मदुरई की जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने इसकी जांच की और उनको लगा कि ये आदमी सही क्लेम कर रहा है और इसका प्रोसेस आगे बढ़ा और लगभग फाइनलाइजेशन होने ही वाला था। इस आदमी को ज़मीन की पोजीशन मिलने ही वाली थी, लेकिन अचानक से वहाँ के जो रजिस्ट्रार साहब थे, उन्होंने जो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट था उस पर तमिलनाडु गवर्नमेंट का स्टैंप देख लिया। और उन्होंने अपने जूनियर क्लास में कभी पढ़ा था कि जो तमिलनाडु जो स्टेट है वो 1969 से पहले वो स्टेट ऑफ मद्रास। तो उनको ये चीज़ याद आ गई। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर 1967 में ये स्टेट ऑफ तमिलनाडु का सील ले आ रहा है तो इसका मतलब ये डॉक्यूमेंट फोर्ज्ड है, डॉक्यूमेंट ये फर्जी है। और उन्होंने तुरंत ही उसका एप्लीकेशन जो है वो कैंसिल कर दिया। तो दोस्तों, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि बड़े से बड़ा काम अगर आप करने जा रहे हैं और उसमें छोटी सी भी गलती कर दिए, भले वो गलत काम ही क्यों ना हो, तो वो आपका पूरा खेल चौपट कर सकती है। और यहाँ तो ये गलत थे, तो इनका तो खेल चौपट होना ही था। ऐसे ही रियल लाइफ में हम जब कुछ अगर काम करने जाते हैं, चाहे वो अच्छा ही काम हो, कुछ भी जो भी हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हम लेने जाते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि कोई छोटी सी ऐसी गलती हमसे ना हो जाए जिससे पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हमारा ख़राब हो जाए। जैसे इन भाई साहब के साथ हो गया। वो बहुत ही कीमती ज़मीन थी, वहाँ से एक्सप्रेसवे गया था और वो उसका पोजीशन ऑलमोस्ट लेने ही वाले थे, लेकिन उनकी ये छोटी सी नज़रअंदाज़ी इनको बहुत भारी पड़ गई। तो दोस्तों, यही कहने का मतलब है, गलत काम है तो वो आपका कहीं न कहीं से आपको गलत स्वाद चखाएगी और बदनामी तो हुई ही हुई। इनके ऊपर शायद अब एडमिनिस्ट्रेशन केस भी करने जा रही है, फोर्जरी के जो हमारे नियम है, जो फोर्जरी के जो हमारे एक्ट्स हैं आईपीसी के अंडर, उसके अंतर्गत। तो दोस्तों, मैंने शुरुआत यहाँ से की। ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे लगी और इसीलिए मैंने इसको थंबनेल में डाल दिया। चलिए अब काम की न्यूज़ की बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला न्यूज़ है कि जो जो मणिपुर के जो हमारे सीएम है बीरेन, उन्होंने मिज़ोरम के जो सीएम है जोरमथंगा, उनसे बोला है कि जो वहाँ के मीटीज़ कम्युनिटी के लोग हैं, आपको तो पता है कि मीटीज़ और जो वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनमें बहुत ही घमासान चल रहा है मणिपुर में। तो काफ़ी मीटीज़ कम्युनिटी के जो लोग हैं वो वहाँ से माइग्रेट करके वो रिफ्यूज ले रहे हैं अपने नेबरिंग मिज़ोरम स्टेट में। तो वही जो हमारे मणिपुर के जो सीएम हैं, उन्होंने मिज़ोरम के जो सीएम हैं उनसे बात की और कहा कि वो वहाँ के जो मीटीज़ कम्युनिटी है उनका ध्यान दें, क्योंकि मिज़ोरम में भी कुकी कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि मिज़ोरम में भी वायलेंस भड़क जाए। तो इसीलिए उन्होंने जो सीएम बीरेन है मणिपुर के, वो जोरमथंगा जो सीएम है मिज़ोरम से, उनसे बात की और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जो 10,000 मीटीज़ जो कम्युनिटी के लोग हैं जो मिज़ोरम में जो चले गए हैं, उनकी रक्षा करें, उनकी सुरक्षा के प्रबल इंतज़ाम करें। दोस्तों, मैप के थ्रू आपको बताऊंगा। देखिए, ये मणिपुर है और ये मणिपुर के बगल में है मिज़ोरम। तो यहाँ जब यहाँ वायलेंस भड़की तो काफ़ी लोग यहाँ से मिज़ोरम की तरफ चले गए और अब वो मिज़ोरम में रिफ्यूज़ लेके रखे हैं। तो इसीलिए यहाँ के जो सीएम हैं, उन्होंने यहाँ मिज़ोरम के सीएम से ये आह्वान किया है कि उनकी सुरक्षा की जाए, वहाँ मिज़ोरम में ऐसा वायलेंस ना भड़के जो मणिपुर में देखने को इस समय हमें मिल रहा है। और रोज़ न रोज़ कोई न कोई वायलेंस की खबरें वहाँ से आ रही हैं, इसका कोई सल्यूशन अभी निकलता हुआ नहीं देख रहा है। इस वायलेंस के क्या कारण है, ये मैं पिछले वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ, तो इस पर हम डिटेल्स पे दोस्तों नहीं जाएंगे। अब हम आगे चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ पे।
इंडियन ड्रग्स अंडर लेंस इन श्रीलंका और एडवर्स इवेंट्स। दोस्तों ये बहुत ही एक अपने देश के लिए शर्मिंदगी की बात हो गई है कि जो हमारे जो ड्रग्स जो हम एक्सपोर्ट करते हैं विदेशों में, वो अंडर स्कैनर हैं वहाँ की गवर्नमेंट्स में। अभी हाल ही का वाक़या ये हुआ है कि श्रीलंका में हमारे जो कुछ ड्रग्स हैं जो हमारे गए हैं, उनकी वजह से कुछ डेथ्स हो गई हैं। और वो ड्रग्स में दोस्तों एनेस्थेटिक बूपी वैक्सीन है और कुछ और एनेस्थेटिक ड्रग्स हैं, जिसकी वजह से वहाँ के जो पेशेंट्स थे उन कुछ हॉस्पिटल्स में उनकी डेथ हो गई है। और इसीलिए जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है वो अब हमारे जो सप्लायर्स हैं, जो गुजरात बेस्ड सप्लायर हैं फार्मास्यूटिकल के और चेन्नई बेस्ड कौशिक थेरेपिसिस हैं, उनके ऊपर अब एक इंक्वायरी बैठाने जा रही है और ये जांच करने जा रही है क्या जो ये मौतें हैं उसके लिए यही ड्रग्स जो सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं वो ज़िम्मेदार हैं या नहीं। और इसके लिए जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है उस अपोजिशन पार्टीज़ उनका बहुत ही क्रिटिसिज्म कर रही हैं कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इंडिया के अनरजिस्टर्ड सप्लायर से दवाइयाँ क्यों खरीदी। तो इस पे भी दोस्तों जांच चल रही है। थोड़ा इसके बारे में और डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों। ये ऐसा पहला इंसिडेंट नहीं है दोस्तों। इससे पहले अभी हाल ही में पिछले साल आपको याद होगा कि 60 बच्चों की मौत हुई थी गैम्बिया में भारतीय सिरप कंज्यूम करने की वजह से। दोस्तों ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी और ये भारत में भी सब शॉक थे। इस पे हमारी जो कंट्रोलर जनरल ऑफ ड्रग्स हैं उन्होंने इस पे इंक्वायरी बैठाई थी। कुछ कंपनियों के लाइसेंस भी इसमें सस्पेंड किए गए थे और उसके जस्ट ही 2-3 महीने बाद 19 बच्चों की मौत हुई थी उज़्बेकिस्तान में मारोइन बायोटेक का सिरप पी के, जिसमें प्रोपिलीन ग्लाइकोल का जो मात्रा था वो ज़्यादा पाया गया था। तो इस वजह से दोस्तों ये इंसिडेंट्स बार बार हो रहे हैं। तो हमारे देश में जो ड्रग्स रेगुलेटर हैं उनको इस चीज़ के बारे में देखने की ज़रूरत है कि ऐसी चीज़ें ना हो जिससे हमारे देश का नाम ख़राब होता है। और दोस्तों पूरी गलती हमारे ड्रग्स रेगुलेटर की भी नहीं है। दोस्तों अगर किसी देश में हमारे ड्रग्स सप्लाई हो रहे हैं और उस देश में मृत्यु होती है, डेथ्स होती हैं उस ड्रग्स की वजह से, तो इसका मतलब वहाँ के भी वो जो होस्ट कंट्रीज़ हैं उनके ड्रग्स रेगुलेटर्स की भी गलती है। उन्होंने ठीक से इसकी जांच नहीं की, ठीक से पड़ताल नहीं की इन ड्रग्स की जो इंडिया से इंपोर्ट हो रहे हैं। और अगर ऐसा वो करते तो शायद ये जानें बच सकती थी। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, अभी तक उन्होंने कोई जो फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं गैम्बिया की और उज़्बेकिस्तान की, उन्होंने अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं पेश किया जिससे ये पता चले कि ये हमारे ही ड्रग्स थे जिनसे ये डेथ्स हुई हैं। लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बैन कर दिया है और इन पे हेफ्टी फाइन्स भी लगाए हैं। दोस्तों आपको पता ही है कि हमारे इंडियन फार्मास्यूटिकल जो है वो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और एक्सपोर्ट अर्निंग में इसका बहुत बड़ा रोल है। थोड़ा देख लेते हैं कि हमारे इंडियन फार्मा इंडस्ट्री इस समय वर्ल्ड में कहाँ स्टैंड करती है। तो दोस्तों देखिए, बाय वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम में जो हम ड्रग्स बेचते हैं दुनिया में, उसमें इंडिया 3rd नंबर पे है वर्ल्ड वाइड और 14th नंबर पे है बाय वैल्यू, मतलब जो हम पैसा उससे कमाते हैं वो उसको वैल्यू कहते हैं। बाय वैल्यू हम 14th नंबर पे हैं और जो वॉल्यूम है दोस्तों उसमें हम 3rd नंबर पे हैं दुनिया में। और दोस्तों हमने अपने फार्मास्यूटिकल सेक्टर में 100% एफडीआई की अनुमति दी हुई है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में, ब्राउनफील्ड में नहीं, सिर्फ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में। और दोस्तों ये भी आपको जान के हैरानी होगी कि 60% ऑफ वर्ल्ड वैक्सीन्स और 20% ऑफ जेनरिक मेडिसिन वो इंडिया से जाती हैं। जेनरिक मेडिसिन दोस्तों वो होती हैं जो सस्ती मेडिसिन होती हैं, इसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया है पिछले वीडियोज़ में। और जो 60% वर्ल्ड वैक्सीन से, मतलब दुनिया में जो 60% वर्ल्ड वैक्सीन बनती हैं वो इंडिया जाती हैं। दोस्तों यहाँ वैक्सीन कौन कौन कंपनियाँ बनाती हैं, आपने कोविड के समय जाना ही होगा, सीरम इंस्टीट्यूट है जो पुणे में है और भारत बायोटेक जो हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, ये दोनों सबसे ज़्यादा वैक्सीन मैन्युफैक्चर करती हैं। और दोस्तों 50% ऑफ अफ्रीकाज रिक्वायरमेंट ऑफ जेनरिक मेडिसिन इंडिया पूरी करती है। और सिर्फ अफ्रीका में ही नहीं, यूएस में और यूके में भी जो जेनरिक मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है वो इंडिया पूरी करती है। और थोड़ा मोड़ा नहीं, 20 to 40% जो इनकी रिक्वायरमेंट्स है वो इंडिया पूरी करती है। और दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि 60% ऑफ ग्लोबल वैक्सीन डिमांड जो है वो इंडिया से जाती है। तो समझ सकते हैं आप दोस्तों इंडिया का कितना महत्वपूर्ण रोल है इसमें। और 70% जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वैक्सीन है वो भी इंडिया से जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड के फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इंडिया की कितनी धाक है, इंडिया का कितना इसमें योगदान है। और दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं
विदेशों में, तो उससे हमारे देश का नाम कितना ख़राब होता है, ये इंडस्ट्री को कितना डैमेज कर सकती हैं। चलिए दोस्तों, ये तो डिस्कशन इस पे हो गया। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। दोस्तों अगला टॉपिक है कि बलिया में लगभग 50 पेशेंट्स की मौत हो गई और उस मौत की वजह बताई जा रही है हीट वेव्स। दोस्तों इस समय यूपी, बिहार और जो नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया है उस पे हीट वेव्स का बहुत ही ज़्यादा प्रकोप है। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं हीट वेव्स होता क्या है। दोस्तों जब भी किसी भी जगह का मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 40% या उससे ज़्यादा हो जाता है तो उसे हीट वेव की कंडीशन कहते हैं। और दोस्तों अगर जो नॉर्मल टेम्परेचर है एरिया का उससे अगर 4.5 से 6.40% ऊपर रहता है तो उसे हम नॉर्मल हीट वेव सिचुएशन कहते हैं। और अगर 6.040 से भी ऊपर चला जाता है तो वो हम सीवियर हीट वेव कंडीशन कहते हैं, जो इस समय हमारे यूपी, बिहार और नॉर्दर्न प्लेन्स के एरिया में चल रहा है। दोस्तों ये जो रिक्वायरमेंट है 40 डिग्री सेंटीग्रेड की, वो 30 डिग्री हो जाती है हिल स्टेट के लिए, क्योंकि वो ठंडी जगह होते हैं। अगर वहाँ 30 डिग्री से ज़्यादा तापमान होता है तो वहाँ हीट वेव की कंडीशन आ जाती है। और दोस्तों कोस्टल एरियाज़ में अगर 4.5 डिग्री, 37 डिग्री के ऊपर अगर 4.5 डिग्री मतलब कि 42.5 42.5 या उससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो गया कोस्टल एरियाज़ में तो वहाँ पे भी हीट वेव की कंडीशन हम कहते हैं। दोस्तों गर्मी तो मई में भी पड़ती है, लेकिन जून में ऐसा क्या होता है कि मौतें ज़्यादा होती हैं हीट वेव से। तो दोस्तों मई में ह्यूमिडिटी हाई होती है और हाई ह्यूमिडिटी की वजह से दोस्तों जो हमारी बॉडी में जो इंटरनल मैकेनिज़्म है हमारी बॉडी को ठंडा करने का पसीने के थ्रू, वो पूरा नहीं हो पाता है। इसीलिए हीट वेव की से जो मौतें हैं वो जून में ज़्यादा होती हैं। फिर जुलाई में बारिश का मौसम आता है तो थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता है। तो इस वजह से मई और जुलाई में ये मौतें कम होती हैं और जून में सबसे ज़्यादा होती हैं। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे हीट वेव्स के कारण क्या है। दोस्तों जैसे जैसे हमारे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है और अल नीनो इफ़ेक्ट जैसे जैसे इस साल बढ़ गया है तो हीट वेव्स की भी घटनाएँ बढ़ गई हैं। ग्लोबल वार्मिंग, अर्बनाइजेशन दोस्तों आप जानते ही हैं। अल नीनो जो सदर्न पैसिफिक ओशन है उसमें जनरल वार्मिंग हो जाती है, जो ओशन है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसकी वजह से मानसून पे इफ़ेक्ट होता है। प्लस जो ये ओशियन जो पैसिफिक सदर्न पैसिफिक ओशन के में जो कंट्रीज़ हैं उनमें उनकी टेम्परेचर में उनके यहाँ खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर, हर चीज़ में अल नीनो की वजह से इफ़ेक्ट आता है और इंडियन मानसून पे भी इसका इफ़ेक्ट रहता है। और ना सिर्फ इंडियन मानसून, इंडिया के भी वेदर पे ओवरऑल अल नीनो का इफ़ेक्ट आता है। देखिए जैसे इस साल जो भी चीज़ें हैं, जैसे अगर हीट वेव्स हैं तो वो बढ़ जाती हैं, कोल्ड वेव्स भी जो आती हैं दिसंबर में वो भी बढ़ जाती हैं। तो अल नीनो जिस साल रहता है उस साल सारे वेदर इवेंट्स बहुत एक्सट्रीम हो जाते हैं अल नीनो की वजह से। तो ये जो हीट वेव सीवियर हो गया है जिससे काफ़ी लोगों की मौत हो रही है, उसका वजह अल नीनो भी माना जाता है। तो दोस्तों ये वजह थी कि बलिया में इतने लोगों की मृत्यु हो गई और हमारे जो प्रशासन है, जो वहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो इस सिचुएशन को नज़र बनाए हुए है, लेकिन अभी हाल फिलहाल इससे राहत दिखता हुआ लोगों को नहीं दिख रहा है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। केरला सीएम पुशेस फॉर इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप्स। दोस्तों जो हमारे केरला के सीएम हैं उन्होंने दुबई में स्टार्टअप मिशन का फर्स्ट इन्फिनिटी सेंटर लॉन्च किया है। दोस्तों अब आप सोचेंगे कि ये इन्फिनिटी सेंटर दुबई में क्यों लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये इसका रीज़न ये है कि जो दुबई में इस समय स्टार्टअप के लिए एक्सपो चल रहा है उसमें केरला के स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए उनका प्रचार प्रसार करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। दोस्तों केरला के स्टार्टअप मिशन को कसुम कहते हैं, KSUM। और कसुम के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। दोस्तों ये शुरू किया गया था केरला गवर्नमेंट द्वारा वहाँ के स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए। तो ये KSUM एक नोडल एजेंसी है जो वहाँ के स्टार्टअप्स को बढ़ावा देती है और ये गवर्नमेंट एजेंसी है और इसको फाउंड किया गया था 2006 में। तब से ये एक बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर केरला में प्रोवाइड करा रही है और वहाँ हाई इन टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रही है। अब दोस्तों केरला के स्टार्टअप की जब हम बात कर रहे हैं तो इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम की भी बात कर लेते हैं। दोस्तों इंडिया वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है इस समय। 2018 में ही सिर्फ 50,000 स्टार्टअप हमारे देश में आए थे, मतलब हमारे 50,000 स्टार्टअप शुरू हुए थे 2018 में और
जिसमें से 8,900 से लेकर 9300 जो स्टार्टअप्स है वो टेक्निकल स्टार्टअप्स थे, मतलब टेक्नोलॉजी के फील्ड में वो सारे स्टार्टअप्स थे। और दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि 2019 से लेके अभी तक 2 से 3 टेक स्टार्टअप्स हमारे देश में रोज़ बॉर्न होते हैं, रोज़ बनाए जाते हैं। और दोस्तों कुछ हम इसमें इस गवर्नमेंट स्कीम्स देख लेते हैं जो स्टार्टअप के लिए शुरू हुए हैं। ये है अटल इनोवेशन मिशन, डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ईबीस पोर्टल, मुद्रा बैंक, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, स्टार्टअप इंडिया और मल्टीप्लायर ग्रांट स्कीम, आत्मनिर्भर भारत और स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। इस तरह की स्कीम्स जो हैं वो हमारे देश में शुरू की जा रही हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट खबर पे आते हैं। एक्सपर्ट वार्न ऑफ सीवियर डेंगू आउटब्रेक इन केरला, कॉल फॉर इम्प्रूव्ड क्लिनिकल सर्विस। देखिए ये भी खबर केरला से ही आ रही है और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो डेंगू आउटब्रेक के लिए वार्न कर रहे हैं कि केरला में डेंगू आउटब्रेक इस साल बहुत ही सीवियर हो सकता है। दोस्तों आपको पता है जब गर्मी जाती है और बारिश का मौसम चालू होता है तो डेंगू, मलेरिया इस तरह के जो कीटाणुओं से मच्छर से होने वाले जो रोग हैं वो बहुत तेज़ फैलते हैं, खासकर दिल्ली और नॉर्दर्न प्लेन्स के इलाकों में। तो इस साल गवर्नमेंट ने जो एक्सपर्ट्स हैं वो केरला के लिए भी डेंगू आउटब्रेक के लिए वार्न किया है, जो कि मानसून के ऑफशूट से वहाँ पे हो सकता है। दोस्तों डेंगू के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। ये दोस्तों वायरस के द्वारा होता है। ये याद रखिएगा दोस्तों, एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि डेंगू किसकी वजह से होता है, तो उसमें ऑप्शन में प्रोटोजोआ, वायरस और भी ऑप्शंस रहते हैं। प्रोटोजोआ हो गया, वायरस हो गया और उसमें कभी कभी वो क्या कहते हैं पैरासाइट्स का नाम दे देता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वायरस के थ्रू होता है, और क्योंकि लोग मलेरिया और पैरासिटिक डिजीज़ से कंफ्यूज भी हो जाते हैं कभी कभी। तो ये वायरस के डेंगू वायरस के थ्रू होता है, जिसको जीनस फ्लेविवायरस भी कहते हैं। और यही जो और ये कौन से मॉस्किटोज़ इसको फैलाते हैं, जीनस एंडीज़, जिसको हम मतलब स्पेसिफिकली जिसका नाम बताएं एंडीज़ इजिप्टी है उसका नाम। और यही जो वायरस है वो दोस्तों चिकनगुनिया भी फैलाता है और जीका का भी इन्फेक्शन करता है। दोस्तों तो आप ये देखिए कि डेंगू, चिकनगुनिया और जीका तीनों वायरल इन्फेक्शन है, वायरस से होते हैं। सिम्टम्स दोनों दोस्तों इसका क्या है कि सडन हाई फीवर हो जाता है, हेडेक होता है, आँखों के पीछे पेन होता है, जॉइंट्स बोन में पेन होता है। ये सारे इसके सिम्टम्स हैं और इसका कोई दवा नहीं है दोस्तों, स्पेसिफिक मेडिकेशन नहीं है इसका। इसमें बुखार और पेन किलर्स दे के डेंगू का फीवर डाउन किया जाता है, इसीलिए बहुत घातक भी है, इससे मौतें भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। और इसको कंट्रोल करने के लिए दोस्तों अलग अलग टेक्निक्स अपनाई गई। जैसे इंडोनेशिया में एक वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम ने एक वोल बचाई बैक्टीरिया मॉस्किटोज़ के अंदर डाल दिया, जिससे उनकी रिप्रोडक्टिविटी कम हो गई और वहाँ पे 60% जो मॉस्किटोज़ और डेंगू का इन्फेक्शन है वो कम हो गया। और इसी तरह वैक्सीन भी इसके लिए मैन्युफैक्चर किए गए हैं। और इंडिया के जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, ये भारत की फर्स्ट डेंगू वैक्सीन अभी डेवलप कर रहे हैं, जो कि पूरा डेवलप नहीं हुई, क्लिनिकल ट्रायल के फेज़ 1 में अभी चल रही है। तो दोस्तों ये होगा डेंगू खबर। अब अगले खबर पे आते हैं। न्यू हाई सीज नॉर्म अगेंस्ट आवर इंटरेस्ट केरला। देखिए केरला फिशरमैन, देखिए दोस्तों न्यू हाई सीज नॉर्म ये क्या है दोस्तों। देखिए दोस्तों हमारे देश में एक होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ, आप सब जानते होंगे, जो कि 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है। वहाँ तक हमारे देश के जो मछुआरे हैं वो बहुत आराम से बिना किसी रोक टोक के फ़िशिंग कर सकते हैं। लेकिन जब 200 नॉटिकल माइल्स के आगे जाते हैं तो इसे हाई सीज़ कहते हैं या डीप सीज़ फिशिंग भी कहते हैं इसको। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ ये इंटरनेशनल वाटर हो जाता है और यहाँ पे बाहर के भी दो जो वेसल्स होते हैं वो फिशिंग करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि एक गाइडलाइन लाया। अब देखिए होता क्या है दोस्तों कि बाहर के जैसे चाइना हो गए, जापान के जो फिशिंग वेसल्स हो गए, वो काफ़ी एडवांस्ड होते हैं और हमारे जो मछुआरे हैं वो स्मॉल फिशरमैन्स हैं, वो भी चले जाते हैं वहाँ पे। तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक गाइडलाइन लाई है जिसके हिसाब से अब हाई सीज़ में जाने के लिए परमिट लेना होगा। और दोस्तों परमिट जो है वो महंगे हैं। देखिए जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस है उसके हिसाब से जो परमिट लेना है वो देखिए अलग अलग बोट्स के लिए अलग अलग है। जैसे 24 मीटर लॉन्ग बोट्स के लिए है वो 5 लाख रुपए, 15 मीटर्स के लिए है वो 1 लाख रुपए और
12 से 15 मीटर बोट के लिए है वो 50,000 रुपये, और ये 2 साल के लिए वैलिड है। तो दोस्तों इसका विरोध केरला के फिशरमैन्स ने किया है कि इससे बड़े फिशरमैन्स को तो फ़ायदा होगा, जो बिग फिशरमैन्स हैं उनको तो फ़ायदा होगा, लेकिन स्मॉल फिशरमैन्स को इससे बहुत नुकसान होगा, क्योंकि ये इतना पैसा नहीं दे पाएंगे। और इंडिया का ये कहना है कि जो हमारी हाई सीज़ हैं वहाँ बड़े फिशरमैन ही जाएँ, क्योंकि वही वो ऐसे फिशरमैन हैं जो चाइना और जापान जैसे कंट्रीज़ के बड़े फिशरमैन से टक्कर ले सकते हैं और हाई सीज़ में ज़्यादा मछली पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों इसका विरोध किया जा रहा है, और इसका विरोध केरला गवर्नमेंट भी कर रही है, वहाँ की जो फिशरमैन एसोसिएशन के लोग हैं वो भी कर रहे हैं। तो अब देखिए, ये अभी गाइडलाइंस हैं, अभी ये इसको पूरा लागू नहीं किया गया है। अभी इसको मतलब ड्राफ्ट मुद्रा में रखा गया है। ये 2022 में इसको ड्राफ्ट किया गया था। तो ड्राफ्ट गाइडलाइंस का मतलब है कि अभी इसको लागू नहीं किया गया है, अभी इस पर सुझाव लिए जा रहे हैं लोगों को, तो उसका विरोध हो रहा है। तो अब देखिए आगे गवर्नमेंट इस पर क्या करती है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्रिपेयर्डनेस पेज ऑफ। दोस्तों ये IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में बोला गया है, और हाल ही में हमारी जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने बिपारजॉय, जो अभी हाल ही में अरेबियन ओशन में और गुजरात में जो बहुत ही बड़ा एक तूफ़ान आया था, ट्रॉपिकल साइक्लोन आया था, उसके बारे में इतना सटीक प्रेडिक्शन किया कि वहाँ जान माल का नुकसान मिनिमम से मिनिमम हुआ। और हमारे जो गुजरात की और राजस्थान की NDRF टीम है वो, और जो कोस्टल एरियाज़ की NDRF और SDRF टीम है, उन्होंने वहाँ जो ये तूफ़ान थी उससे बहुत ही बहादुरी से मुकाबला किया और जान माल का मिनिमम नुकसान किया। तो उसके लिए श्रेय IMD को दिया जा रहा है कि इंडियन मेट डिपार्टमेंट ने बहुत ही सटीक प्रेडिक्शन किया, बहुत ही जो उसकी स्पीड है, जो उसका रूट है, उसका प्रेडिक्शन इतना अच्छा था कि सारे रूट में पहले ही प्रिपेयर कर लिया गया, सारे रूट के जो हमारा साइक्लोन का रूट था, और जान माल का नुकसान उससे कम हुआ, यही ये आर्टिकल बोल रहा है। तो दोस्तों थोड़ा IMD के बारे में जान लेते हैं। तो IMD 1875 में बना था, ये बहुत ही पुराना डिपार्टमेंट है, और ये चीफ गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि मेट्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी मतलब भूकंप और इससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स को डील करती है। और दोस्तों जो IMD है वो किनको सर्विसेज प्रोवाइड करती है, फार्मिंग कम्युनिटी को, जो हमारे मछुआरे हैं उनको मौसम की जानकारी देती है कि कौन सा मौसम चल रहा है, इस समय आप कौन सा फसल बो सकते हैं, और कितनी बारिश होगी, और उससे आपकी फसल को क्या नुकसान हो सकता है, कौन सी फसल बोएंगे तो अच्छा रहेगा, मतलब ये सब सर्विसेज ये फार्मिंग कम्युनिटी को देती है। एविएशन सेक्टर दोस्तों, जो हमारे प्लेन नेविगेट करती हैं हमारे इंडियन स्काइज़ में, उनको भी IMD ये बताती है कि ऊपर का मौसम कैसा है, कौन से रूट से जाना सही रहेगा, कौन से रूट पे आप जाएंगे तो टर्बुलेंस हो सकता है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन सर्विसेज भी IMD एविएशन सेक्टर को देती है। और दोस्तों वाटर इश्यूज़, मतलब कि किस क्षेत्र में, देखिए इंडिया में दोस्तों जो मानसून है वो कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बारिश करती है, कहीं कहीं बिल्कुल बारिश नहीं करती, बहुत कम बारिश होती है। तो जो रेनफॉल का पैटर्न है हमारे देश में वो बहुत ही स्क्यूड है, बहुत ही वॉलेटाइल है, कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं कम है। तो दोस्तों IMD हमें बताती है कि ये किस एरिया में ज़्यादा बारिश होगी और किस एरिया में कम बारिश होगी, तो उस तरह से लोग वहाँ प्रिपेयर्ड रहते हैं उस मौसम का सामना करने के लिए। तो दोस्तों इससे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी बहुत मदद मिलती है कि वो अपना डिस्ट्रिक्ट में कैसे प्रिपेयर रखेगी सूखे से जूझने के लिए या फ्लड से जूझने के लिए। तो ये 3 सर्विसेज IMD प्रिपेयर करती है और इसमें वो बहुत अच्छा काम कर रही है। अब दोस्तों नेक्स्ट मुद्दे पे आते हैं दोस्तों, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ क्लाइमेट लीडरशिप। दोस्तों ये आर्टिकल COP28 UNFCCC का COP28 होने वाला है, कहाँ, अबू धाबी में। ये कहाँ है, UAE में। ये अभी होने वाला है दिसंबर 2023 में। तो दोस्तों जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो और यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने जो UAE के जो सलमान हैं, जो UAE के सुल्तान हैं, सुल्तान अल ज़बर, इनके COP28 के प्रेसिडेंट बनने पे उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज़ किया है। और दोस्तों ये ऑब्जेक्शन उन्होंने क्यों रेज़ किया है, क्योंकि वो जो सुल्तान है वो अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के CEO भी हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि भाई ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और इससे जो है आप
जो जो जिस मुद्दे के लिए COP8 किया जा रहा है, 28 किया जा रहा है, ये आप एड्रेस नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों COP28 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। COP28 है, ये 2023 में यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होगा, जो 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक दुबई में चलेगा। सॉरी, मैंने अबू धाबी कहा था, उसके माफ़ी चाहता हूँ मैं। दुबई में चलेगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। और ये 28th मीटिंग है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की। और ये अर्जेंट जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, जो अर्जेंट चैलेंजेस फेस हो किए जा रहे हैं वर्ल्ड में क्लाइमेट चेंज की वजह से, जैसे ग्रीन हाउस गैस एमिशन और क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए जो एडाप्टेशन होना चाहिए उसको, और फिनेंशियल रिसोर्सेज को मोबिलाइज़ करने के जो इश्यूज़ हैं उन पे चर्चा होगी यहाँ पे। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, क्योंकि जब COP15 हुआ था पेरिस में 2015 में, जो 2015 में पेरिस जो समझौता हुआ था, उसमें इन सब मुद्दों पे बहुत डिटेल में बात की गई थी। और जो वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं उनको फिनेंशियल रिसोर्स मोबिलाइज़ करने पे लोगों ने प्लेज भी किया था, लेकिन वो फिनेंशियल रिसोर्सेज अभी तक मोबिलाइज़ नहीं हो पाए हैं। बहुत कंट्रीज़ अपने वादे से मुकर गई हैं। तो उस संदर्भ में देखा जाए तो ये COP28 बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें दोस्तों एक नया टर्म आया है, मतलब ये तो पुराना ही इंस्टीट्यूट है, ये पुराना ही ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि UPSC में पूछा जा सकता है या किसी भी स्टेट एग्जाम में भी पूछा सकता है। और वो है क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम। तो क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम क्या है? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ कंट्रीज दैट आर डिसप्रोपोर्शनेटली अफेक्टेड बाई कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये वो कंट्रीज़ हैं जो क्लाइमेट चेंज में जिनका योगदान तो कम है, जिन्होंने क्लाइमेट चेंज को बढ़ाने में योगदान कम दिया है, लेकिन इम्पैक्ट उनका क्लाइमेट चेंज पे उनका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा है। क्लाइमेट चेंज पे दोस्तों उनका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों ऐसी कंट्रीज़ हैं, वो इनके ग्रुप है। इसमें दोस्तों 58 कंट्रीज़ हैं। और ये जो कंट्रीज़ हैं वो अभी भी क्लाइमेट का इल इफ़ेक्ट झेल रही हैं। दोस्तों ये ग्रुप मालदीव से फाउंड किया गया, मालदीव द्वारा फॉर्म किया गया था 2009 में। तो दोस्तों मालदीव समझ सकते हैं आप, मालदीव एक छोटा सा देश है जो क्लाइमेट चेंज का जो सबसे भयावह रूप है, सी लेवल राइज उससे जूझ रहा है। और जब अगर सी लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा तो मालदीव का एग्जिस्टेंस ही खतरे में आ जाएगा। और मालदीव ने जो क्लाइमेट में उसका कंट्रीब्यूशन है क्लाइमेट चेंज में, वो लगभग ज़ीरो है, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है वो मालदीव से सबसे ज़्यादा दिख रहा है। तो दोस्तों इसीलिए मालदीव ने इस फोरम को किया था कि ये एक प्रेशर ग्रुप बना सकें, जिससे डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे इंडिया अपने प्लेज को पूरा करें, एमिशन को कट ऑफ करें और फिनेंशियल रिसोर्सेज इन कंट्रीज़ को पहुँचाएँ, ताकि ये क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस कर सकें, उसको मिटिगेट कर सकें। दोस्तों अगले खबर पे आते हैं। दोस्तों एक नया टर्म्स आया, टेलीग्राम बॉट्स और इनसे रिलेटेड सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो टेलीग्राम बॉट्स होते क्या हैं? दोस्तों बॉट्स क्या होते हैं? बॉट्स एक तरह के AI टूल्स होते हैं, जो आपका जो भी काम है, जो भी आप मतलब जिस तरह से उनको फंक्शन करने को करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको मान लीजिए टेलीग्राम पे ही आप टेलीग्राम बॉट यूज़ करते हैं। इनका यूज़ बताता हूँ एक। और आपको मान लीजिए अपना ईमेल में चेक करना है कि हाँ, कि मुझे X कंपनी से कितनी मेल आई है। आप अपना मेल नहीं खोलना चाहते हैं, आपके पास समय नहीं है, तो आप टेलीग्राम बॉट को इसके बारे में बोलेंगे कि ये चेक करो कि मेरे मेल पे X कंपनी ने कितने ईमेल भेजे हैं। तो टेलीग्राम बॉट फट से आपके ईमेल को एक्सेस करेगा और आपको बता देगा कि भैया आपके को X कंपनी ने आज 3 मेल्स भेजे हैं, 4 मेल्स भेजे हैं, जो भी भेजे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी है, इससे आपका कितना टाइम और एनर्जी बच जाएगी। लेकिन दोस्तों ये जो आर्टिकल है ये कह रहा है कि भैया टेलीग्राम बॉट आपकी सिक्योरिटी, जो डेटा प्राइवेसी है, उसके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। क्योंकि ये जो बॉट्स हैं ये एक एप्लीकेशन होते हैं जो अलग अलग कंपनीज़ द्वारा बनाई जाती हैं, और जब आप उनको इंस्टॉल करते हैं तो वो परमिशंस मांगते हैं और आप उन्हें परमिशंस देते हैं। अब वो आपके मोबाइल में मोबाइल या जो भी सिस्टम है आपका, उसमें वो घुस जाते हैं और आपके मेल्स, आपके जो ईमेल्स हैं, आपके जो फाइल्स हैं, वो सब वो एक्सेस कर सकती हैं। तो ये आर्टिकल यही कह रहा है कि आपके टेलीग्राम बोट्स आपके जो डेटा प्राइवेसी है, जो डेटा सिक्योरिटी, उसके लिए थ्रेट बन सकता है। लेकिन ये बहुत प्रचलन में आ रहे हैं, लोगों इसका बहुत यूज़ कर रहे हैं। इससे उनका चैट चैनल्स और ग्रुप जो ये बनाए जा रहे हैं वो बहुत चल रहे हैं। दोस्तों ऐसे ही एक है चैटबॉट API।
चैटबॉट, चैट जीटीपी, ये सारे ऐप भी बहुत प्रचलन में हैं, लोग इससे काफ़ी पैसा कमा रहे हैं, काफ़ी कंटेंट बना रहे हैं। तो ये बॉट्स जो हैं दोस्तों, ये आपका काम आसान तो कर सकते हैं, लेकिन ये आर्टिकल कह रहा है कि आपके लिए सिक्योरिटी थ्रेट भी हो सकते हैं, क्योंकि उनके वेयर अबाउट्स, उनकी कंपनी, उनके जो उनका है, उनके बारे में आप बहुत नहीं जानते हैं। चलिए दोस्तों, हम आगे खबर पे आते हैं। इन मन की बात पीएम स्पीक्स ऑन इमरजेंसी एंड एफर्ट टू इरेडिकेट टीबी। तो मन की बात में इमरजेंसी और टीबी इरेडिकेशन के बारे में बात की गई है, तो दोनों देख लेते हैं हम लोग। इमरजेंसी प्रोविजंस क्या है दोस्तों इंडिया में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? ये पार्ट 18 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है और आर्टिकल 352 से 360 तक का है। 3 तरह की इमरजेंसी हमारे देश में है। नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 में बताई गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 355 में बताई गई है, इसे हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आर्टिकल 360 में बताई गई है। दोस्तों आपने पढ़ा ही होगा, डिटेल में इसकी चर्चा क्या किया जाए। अब मुद्दे की बात यह है जो प्राइम मिनिस्टर ने कही, हमारे देश में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है। 1962 से 1968 में लगी थी ड्यूरिंग इंडिया चाइना वॉर, और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया उस समय थ्रेट में थी। और दूसरी लगी थी 1971 में, जब इंडो पाक वॉर हुआ था और वीवी गिरी में प्रेसिडेंट थे। और जो मन की बात में बात कही गई, वो कही गई 1975 से 1977 के बीच में लगी गई थी, जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, जिसका सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है, जो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में लगी थी, और ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। फ़खरुद्दीन अली अहमद उस समय प्रेसिडेंट थे। तो इसकी बात दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री ने की कि ये बहुत ही ब्लैक डे था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, और हाल फिलहाल में वो रह के अलग अलग मंचों पे इसकी बात वो कर ही देते हैं, जिसका कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं होता है। अब दोस्तों दूसरी बात उन्होंने की ट्यूबरक्लोसिस की। दोस्तों ट्यूबरक्लोसिस क्या है? एक सीरियस इन्फेक्शन है जो हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है। और दोस्तों इसको कौन फैलाता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और इसका इलाज किससे होता है? आइसोनाइड, रिफैम्पिंग, ये पैराजेमेडिन, और इनके डेली डोजेज लेके INH और ये सारे जो हमारे जो ड्रग्स हैं, इनका सेवन करके आप इससे बचा जा सकता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इनकी दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल हैं। और जो 2021 का WHO का टीबी स्टैटिस्टिक्स है, वो ये बताता है कि हमारे देश में 2,25,90,000 मिलियन केसेस हैं दोस्तों। 2590 मिलियन 25,90,000 मिलियन केसेस हमारे देश में अभी टीबी के 2021 में एस्टिमेट किए गए थे। अब दोस्तों हमारे गवर्नमेंट ने टीबी के लिए क्या क्या प्रोग्राम किया है? दोस्तों नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम किया है। इसी की बात हमारे प्रधानमंत्री कर रहे थे, जिसमें हम टीबी बर्डन इंडिया में 2025 में ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। और एक निक्षा पोर्टल है जो हमारे टीबी है जो पेशेंट हैं उनको मॉनिटर करता है, उनके जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करता है। तो इन्हीं दोनों की मेन मुद्दे पे हमारे प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे थे। तो ये दोनों आपके लिए जानना ज़रूरी है दोस्तों। तो ये खबर है, अच्छी खबर है, इसको बस एक वन लाइनर के बारे की तरह जान लीजिए। गीता प्रेस है जो गोरखपुर का दोस्तों, उसको गांधी पीस प्राइज़ मिला है 2021 के लिए। ये UPSC पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो हमारे दोस्त हैं जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों। नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है वो 11.2% राइज हुआ है, और 3.8 लाख करोड़ जो कलेक्शन है वो नेट डायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू किया गया है। ये खबर ये बता रही है, बहुत ही मतलब इसमें फैक्चुअल खबर है, लेकिन हम जान लेते हैं टैक्सेस हमारे देश में किस तरह के हैं। पहला है दोस्तों डायरेक्ट टैक्स। दोस्तों डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो एक इंडिविजुअल डायरेक्टली पे करता है सरकार को, बीच में कोई नहीं होता दोस्तों। और आप जो डायरेक्ट टैक्स की अपनी लायबिलिटी है वो किसी और पे नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। मतलब आपकी जो टैक्स की लायबिलिटी वो आप ही देंगे, कोई और उसको नहीं देगा। और एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे इनकम टैक्स हो गया, ये आपकी डायरेक्ट टैक्स है, ये आप रिटर्न फाइल करते होंगे और आपकी जितनी इनकम है आप इसको पे करते हैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को। दूसरा टाइप का टैक्स क्या है दोस्तों? इनडायरेक्ट टैक्सेस है, जो मतलब इनडायरेक्ट इसलिए जो कंज्यूमर्स पे आता है फाइनली। मतलब जैसे वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, गुड सर्विस टैक्स हो गया, तो जो कस्टमर गुड्स को कंज्यूम कर रहा है वो ये टैक्स देता है। जो मैन्युफैक्चरर है, जो इंटरमीडिएटरीज हैं, वो ये टैक्स नहीं देते, वो टैक्स का बर्डन कंज्यूमर पे डाल देते हैं। तो इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं।
दोस्तों ये 2 तरह के टैक्स थे, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है जानने के लिए, बस ये है कि हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, लेकिन हमने पिछले वीडियोज़ में क्या कहा था कि हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो भी बढ़ा है, हमारा एक्सपोर्ट घटा है, इम्पोर्ट हमारा सेम है, लेकिन एक्सपोर्ट घटने की वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है। तो अगर डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ गया है इसमें, तो हमारी ये इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है। चलिए दोस्तों आगे कहते हैं, कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री टू कंसल्ट प्रैक्टिशनर्स ऑन MCA 21 ग्लिचेस। दोस्तों अब MCA 21 आप सोच रहे होंगे ये क्या है। तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 21 एक हमारा जो सॉफ्टवेयर है, एक मतलब एक वेब पोर्टल है जिस पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कंप्लेंट्स करने के लिए जिसको बनाया गया है। दोस्तों ये जितने भी कंपनीज़ हैं जो हमारी रजिस्टर्ड करती हैं, जैसे मान लीजिए आपने कंपनी खोली, आपको उसको रजिस्टर्ड करना है, मान लीजिए कंपनी एक्ट 1956 या 2013 के अंदर, पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंदर आपको रजिस्टर करना है। तो ये जो MCA जो वेबसाइट है, इस पर आप जाके बहुत आराम से ये सारे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हैं, हैसल फ्री तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड कर सकते हैं। ये सारी सुविधा गवर्नमेंट ने इस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 21 वर्जन 3.0 के थ्रू दी थी। लेकिन इसमें कुछ ग्लिचेज आ रही हैं, जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो हमारे कॉर्पोरेट्स हैं, वो कंप्लेन कर रहे हैं मिनिस्ट्री को कि भैया ये सॉफ्टवेयर चल नहीं रहा है, इसमें बार बार कुछ प्रॉब्लम आती हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ स्टेक होल्डर को इश्यूज़ आने लगते हैं, तो आप इसको सही कराइए, अदरवाइज़ हमारा काम जो है इसकी वजह से अटक जा रहा है। तो इसी पे जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री है, वो जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो मतलब CA हैं और जो हमारे जो कॉर्पोरेट्स हैं, उनसे डिस्कस करेंगे कि भाई आपको क्या क्या ग्लिचेज आ रहे हैं और इसमें हम और क्या क्या सुधार कर सकते हैं। तो दोस्तों एक तरह से ये जो MCA जो है बनाया गया था, ये हमारे देश में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को और बढ़ाने के लिए बनाया गया था, जो काफ़ी हद तक कारगर भी है। और दोस्तों ये ग्लिचेज हटा ली जाएंगी तो आप ये समझ लीजिए कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में हमारा देश और आगे जाएगा। तो दोस्तों इसका एक एप्लीकेशन देखिए, इसमें आप आराम से कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, आपके ग्रीवांसेस अगर कुछ हैं रिलेटेड टू योर आपके कंपनी के रजिस्ट्रेशन के, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें सुविधाएं इस पोर्टल में दी गई थी। तो ये आपको थोड़ा इसके बारे में आपको याद रखना होगा, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। देखिए दोस्तों, अभी जो मणिपुर में अनरेस्ट हो रहा है, इसकी वजह से देश में ड्रग ट्रैफिकिंग ये बढ़ गया है। दोस्तों ये क्यों बढ़ गया है? क्योंकि वहाँ अनरेस्ट है, तो वहाँ जो पुलिस है और वहाँ जो प्रशासन है, वो वायलेंस को कम करने में लगी हुई है, और उसको कम करने की वजह से उनका ध्यान जो ड्रग ट्रैफिकिंग पे है वो कम हो गया है। इसकी वजह से ड्रग ट्रैफिकिंग वहाँ बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है दोस्तों, ये देखते हैं। देखिए, ड्रग ट्रैफिकिंग दुनिया में मेनली 2 जगह से होती हैं, एक गोल्डन क्रीसेंट से, एक गोल्डन ट्रायंगल से। गोल्डन क्रीसेंट क्या है दोस्तों? ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान है। गोल्डन ट्रायंगल है म्यांमार, लाओस, वियतनाम और थाईलैंड। तो दोस्तों मणिपुर जो है वो गोल्डन ट्रायंगल से बॉर्डर करता है। तो गोल्डन ट्रायंगल से बॉर्डर करता है दोस्तों, तो अगर यहाँ अनरेस्ट होगा तो यहाँ पे जो ड्रग की एंट्री है वो बढ़ जाएगी, और जिससे और अनरेस्ट होगा। मतलब ये ड्रग ट्रैफिकर्स म्यांमार के थ्रू इंडिया में एंटर करेंगे, और इंडिया में सिर्फ मणिपुर में नहीं, पूरे इंडिया में इनका नेटवर्क और स्ट्रॉन्ग होगा। तो यही ये खबर बता रहा है कि चूँकि हम गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रीसेंट दोनों से जुड़े हुए हैं, तो मणिपुर में अनरेस्ट है, उसका इफ़ेक्ट देखा जा सकता है ड्रग ट्रैफिकिंग के इंक्रीज़ केसेस में, इंक्रीज़ इंसिडेंट में। तो हमारी जो एजेंसीज़ हैं उनको इनके लिए भी सतर्क रहना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि गोल्डन क्रीसेंट में और गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्लस आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इंटरनल सिक्योरिटी और ड्रग ट्रैफिकिंग में ये फॉर्डर पॉइंट आपको मिल जाएगा लिखने के लिए। आपको एग्जाम्पल के साथ ये लिखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। स्टेट लुक फॉर अल्टरनेटिव्स एज सेंट्रल रेस्ट्रिक्ट्स FCI परचेज। दोस्तों अभी हम लोगों ने पिछले वीडियोस में ये डिस्कस किया था कि वीट की जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में कम हुई है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है दोस्तों, FCI की परचेजेस पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो दोस्तों FCI की परचेज पे इफ़ेक्ट पड़ने से क्या होगा दोस्तों, जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है, ओपन मार्केट जो सेल स्कीम है, उस ओपन मार्केट सेल स्कीम जो है उसको गवर्नमेंट ने कम, उसमें जो गवर्नमेंट वीट और अनाज बेचती है उसको गवर्नमेंट ने कम कर दिया है। गवर्नमेंट ने इसलिए कम कर दिया है कि वो ओपन मार्केट में अब गवर्नमेंट
वीट कम बेचेगी ताकि जो वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं उनमें ज़्यादा वीट और अनाज लगा सके, ताकि जो सब पुअरेस्ट ऑफ पुअर हैं उनको सफिशिएंट क्वांटिटी में वीट और राइस मिल सके। लेकिन स्टेट्स ने इसका विरोध किया, क्योंकि स्टेट्स दोस्तों ओपन मार्केट जो स्कीम है उससे स्टेट्स भी खरीदते हैं, ओपन मार्केट सेल स्कीम से स्टेट भी खरीदते हैं। अब उनको लेकिन उसमें उनको अब शेयर कम मिलेगा, तो वो अपने जो स्टेट्स की जनता है उसके लिए अब कम वीट परचेज कर सकेंगे। तो दोस्तों चेंजेस क्या हुए हैं? पहले दोस्तों ओपन मार्केट स्कीम में 300 टन पर बिड पे गवर्नमेंट बेचती थी, लेकिन अब उसको उसने कम करके 10 से 100 टन कर दिया है, डिपेंड ऑन स्टेट टू स्टेट बेसिस। तो इसका कुछ स्टेट्स जो नॉन गवर्नमेंट स्टेट, नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं, उन्होंने बहुत विरोध किया है। तो दोस्तों एफसीआई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1965 में बनी थी। फूड कॉर्पोरेशन एक्ट के अंतर्गत जो 1964 में हुआ था, तो 1964 में फूड कॉर्पोरेशन एक्ट पास किया गया था, लेकिन ये सेटअप हुई थी 1965 में। और इसका मेजर गोल क्या था कि जो शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स है उसको वो कम कर सके और देश में एक इफ़ेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना सके, जिससे सभी को, एक पुअरेस्ट ऑफ पुअर को भी पेट भर के अनाज मिल जाए। और इसके ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं दोस्तों। न सिर्फ इसका एम डिस्ट्रीब्यूशन था, इसका ये भी एम था कि ये फार्मर्स को एक बहुत ही बढ़िया प्राइस दे सके उनकी प्रोड्यूस का। जैसे मान लीजिए उन्होंने वीट प्रोड्यूस किया और उनको अगर कुछ मिनिमम प्राइस नहीं मिल रहा है तो उनको प्रोड्यूस करने कोई फ़ायदा नहीं, वो फिर प्रोड्यूस नहीं करेंगे, वो दूसरे ऑक्यूपेशन में चले जाएंगे। तो इसीलिए फार्मर्स को एक रिम्यूनरेटरी प्राइस देने के लिए एफसीआई ने ये एफसीआई का गठन किया गया। और वो रिम्यूनरेटरी प्राइस क्या होता है दोस्तों? एमएसपी जो हमारा होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो फार्मर्स को दिया जाता है। और उसको कौन डिसाइड करता है दोस्तों? सीएसीपी। तो सीएसीपी ये डिसाइड करती है कि एमएसपी क्या होगा और एफसीआई उसको इम्प्लीमेंट करती है। और ये क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए भी इसको बनाया गया था, ताकि देश में फूड सिक्योरिटी आए और अवेलेबिलिटी रहे फूड की हर जगह हर समय। तो दोस्तों हमने बता ही दिया, ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए कि जो बफर स्टॉक्स होते हैं उनको रखती है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है। जो स्टॉक्स में ज़्यादा अगर होते हैं तो उनको ओपन मार्केट सेल स्कीम के थ्रू बेच देती है प्राइवेट पार्टीज़ को, गवर्नमेंट्स को। और प्राइस सपोर्ट ऑपरेशंस भी करती है। दोस्तों ओपन मार्केट सेल स्कीम देखिए क्या है। एफसीआई सेल्स सरप्लस स्टॉक टू वीट एंड राइस एट प्री डिटरमिन्ड प्राइस। वीट देखिए, ओपन मार्केट सेल स्कीम वीट और राइस के लिए है, वो प्री डिटरमिन्ड प्राइस पे करती है। और ई ऑक्शन के थ्रू वो ओपन मार्केट में इसको बेच देती है ताकि इन्फ्लेशन कम रहे। और वो ई ऑक्शन के थ्रू एक प्राइस पे बेचती है ताकि उस पर जो जनता है, जो गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, वो खरीद सकें और इन्फ्लेशन चेक रहे, वोलेटिलिटी ना आए। ये सरप्लस स्टॉक के लिए है दोस्तों, ना कि वो स्टॉक जो हमारे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में यूज़ होती है उसके लिए नहीं है। ये सरप्लस स्टॉक जो बचता है उसके लिए है, क्योंकि एमएसपी के थ्रू तो उसको राइस खरीदनी है, गेहूँ खरीदनी है, तो वो सरप्लस हो जाता है। तो उस सरप्लस स्टॉक को ये ओपन मार्केट सेल स्कीम के थ्रू बेचा जाता है। और ये कैसे बेचती है? नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड के थ्रू, जो एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है इंडिया का। अगली खबर पे आते हैं दोस्तों। इजराइल में ये इंटरनेशनल खबर है, जो नेतन्याहू गवर्नमेंट है वो जुडिशियल रिफॉर्म्स को उसने ओके कर दिया है दोस्तों। इसका मुद्दा ये है कि वहाँ की जो अपोजिशन गवर्नमेंट है वो जो जुडिशियल रिफॉर्म, ये लोग जैसे इंडिया में एनजेएसी था, इसी तरह का एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन नेतन्याहू गवर्नमेंट ने भी उसको बनाया था, जिसको अपोजिशन पार्टी होल्ड पे रखी थी। लेकिन अब जब ये लोग पावर में आए हैं तो इन्होंने इसको ओके कर दिया है। इससे जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स है उस पर गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग होल्ड और बढ़ेगा। तो यही यहाँ के इस न्यूज़ का मेन मुद्दा है। और इससे जो गवर्नमेंट है वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ के, जैसे वहाँ की जुडिशरी होगी, जो मेन इंस्टीट्यूशन है, उस पर अपना कंट्रोल बढ़ाएगी, उसमें अपने लोगों को भी रख सकती है। तो इसका जो अपोजिशन, इसका पुरजोर विरोध चल रहा था वहाँ पे। अपोजिशन ने भी इसका विरोध किया था, वहाँ की आम जनता भी इसका विरोध कर रही थी, लेकिन अब फाइनली इसको गो अहेड कर दिया गया है। दोस्तों ये एक वन लाइनर खबर है, जो हमारे देश के स्वास्तिक साईराज हैं और चिराग हैं, उन्होंने जो सुपर 1000 डबल्स क्राउन इंडोनेशियन ओपन का वो क्लेम किया है, वो जीत लिया है। ये एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है और ये पूछा जा सकता है वनडे एग्ज़ाम्स में और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स में। तो ये खबर आप जान लीजिए। सात्विक साईराज और चिराग, इन दोनों ने इंडोनेशिया ओपन
जीत लिया है, जो कि एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है। अगली खबर दोस्तों, अभिषेक जो हैं उन्होंने 3rd वर्ल्ड कप गोल्ड आर्चरी में क्लेम किया है। ये भी एक वन लाइनर खबर है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। दोस्तों ये वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? मेडलिन कंबोडिया में। तो ये वन लाइनर खबर है, इसमें कुछ एनालिसिस लायक नहीं है, इसको आपको याद रखना है। दोस्तों अब इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर पे आते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। दोस्तों देखिए, ये खबर ये कहती है कि आर्टिकल 370 तो हटा दिया, अयोध्या इशू भी सॉल्व कर लिया, अब इशू कुछ ज़्यादा बचा नहीं है गवर्नमेंट के पास, बस पीओके जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको लेने के अलावा और यूनिफॉर्म सिविल कोड के अलावा। तो अब इनका ये कहना है कि 2024 में यूनिफॉर्म सिविल कोड ही सबसे जो प्रबल चीज़ है जो उनको पावर में वापस ला सकती है। खैर वो पावर में अभी ऐसे कंडीशन में कि वो पावर में वापस आ सकते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं है, लेकिन ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो ऐसा करने में उनका हेल्प कर सकती है। तो इसी के बारे में ये एक आर्टिकल निकला हुआ था। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में दोस्तों जान लेते हैं। आर्टिकल 44 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डीपीएसपी का, इसके बारे में चर्चा करता है। और यूसीसी ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीपीएसपी में है तो एक ये मतलब इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, इसको इम्प्लीमेंट भी दोस्तों किया गया है। कुछ एक्ट्स बनाए गए हैं इसके, जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में बनाया गया है, जिसमें मैरिज से रिलेटेड अक्रॉस ऑल जितने भी धर्म हैं उसमें कुछ बातें कही गई हैं, उसमें कुछ प्रोविजंस डाले गए हैं जो सबको पालन करने हैं, जैसे डिवोर्स का और जो कंपनसेशन दिया जाता है उसका, ये सारी चीज़ें। सक्सेशन एक्ट दोस्तों, इसमें ये भी इस सक्सेशन एक्ट में किया गया कि इर्रिस्पेक्टिव आपकी जो भी आपका धर्म है, आपकी बेटियां अगर होती हैं तो उनका प्रॉपर्टी पे आपके अधिकार होगा, तो ये सक्सेशन एक्ट कहता है। इसी तरह माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट भी है दोस्तों, जो यूसीसी को इम्प्लीमेंट करता है। कुछ जुडिशियल इंटरवेंशंस भी हुए हैं, जुडिशियल कुछ प्रोनाउंसमेंट हुए हैं जो यूसीसी को देते हैं, जैसे शाह बानो केस हुआ था 1985 में, जिसमें जो कंपनसेशन दिया जाता है वो इस्लामिक रूल के हिसाब से ना दे के वो जो इंडियन पीनल कोड है उसके हिसाब से, जो इंडियन लॉज हैं उसके हिसाब से कंपनसेशन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था। इसी तरह सरला मुगदल केस भी है। और दोस्तों एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो गोवा है वही एक ओनली स्टेट है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का अभी तक लॉ पास किया है। अभी तक और किसी स्टेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड कोई भी लॉ पास नहीं किया है, तो सिर्फ गोवा एक ऐसा स्टेट है जिसने ऐसा किया है। ये एक फैक्ट है, एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। तो दोस्तों कैसा लगा ये मेरा आज का सेशन? अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कल हम फिर हाजिर होंगे 20 तारीख के हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।